टॉपिक है सहकारी बैंक। टॉपिक क्या हमारा, सहकारी बैंक किसे कहते हैं। तो आपका है क्या, वैसी बैंक जो क्या कहते हैं कृषकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वैसी बैंक जो कृषकों के लिए क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। और अभी देश में कार्यरत सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो 25 है। कितना है, 25 है। देश में सहकारी बैंकों की संख्या कार्यरत जो एकदम काम कर रही है वो कितना है, तो 25 है। कितना है दोस्तों, 25 है। फिर ये सहकारी जो बैंक है ये 3 स्तरीय होती है। क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय मतलब एक ग्राम में काम करती है, एक जिला में काम करती है और एक राज्य में काम करती है। क्या सुना आपने कि जो सहकारी बैंक होती है, मैंने बताया सहकारी बैंक किसे कहा जाता है, तो वैसी बैंक जो कृषकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, मतलब ऋण देती है, ठीक है, लोन देती है। वैसी बैंक जो कृषकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ऋण देती है, तो उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। और सहकारी बैंक हमारे देश में कार्यरत कितनी है, तो 25 है। देश में सहकारी बैंकों की संख्या कार्यरत कितना है, तो 25 है। और फिर दोस्तों आप ये भी याद रखना कि ये कितना आपका कि ये सहकारी बैंक क्या होती है, तो त्रिस्तरीय होती है। मतलब एक राज्य में काम करती है, एक जिला में काम करती है और एक ग्राम में काम करती है। तो आपने क्या सुना कि वैसी बैंक जो कृषकों मतलब किसान उसान को, जो कृषकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उद्योगों का विकास होता है। एक लाइन और जोड़ लीजिएगा दोस्तों, जिससे उद्योगों का क्या होता है, विकास होता है। जिससे उद्योगों का विकास होता है तो उसे सहकारी बैंक कहते हैं। तो क्या सुना आपने कि वैसी बैंक जो कृषकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उद्योगों का विकास होता है तो सहकारी बैंक कहते हैं। फिर दोस्तों आप याद रखेंगे जो सहकारी बैंक है इनकी संख्या कितनी है, कार्यरत संख्या कितनी है, मतलब जो वर्क कर रही हैं, तो 25 है। कितना है दोस्तों, 25। और ये क्या होती है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया क्या कि ये त्रिस्तरीय होती है। क्या होती है, त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय कहने का मतलब ये है कि ग्राम में भी काम करती है, ठीक है, ग्राम में काम करती है, जिला में काम करती है और किस में काम करती है, तो राज्य में काम करती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि त्रिस्तरीय होती है। संस्थाएं, तो राज्य में जो आपका कार्यरत वित्तीय संस्था है वो 2 प्रकार की है। कितनी प्रकार की है दोस्तों, 2 प्रकार की है। राज्य में वित्तीय संस्थाएं जो है कार्यरत कितनी है, तो 2 प्रकार की है। कितनी प्रकार का है हमारे फ्रेंड, 2 प्रकार की। एक है गैर संस्थागत। क्या सुना, एक गैर संस्थागत है और एक संस्थागत है। एक गैर संस्थागत है और एक क्या है, संस्थागत है। गैर संस्थागत और एक क्या है, संस्थागत। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको डिफिनीशन लिखना चाहते हो कि गैर संस्थागत किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि गैर संस्थागत एक वित्तीय संस्था होती है जो क्या करती है, ऋण प्रदान करवाती है। जो क्या करती है, ऋण प्रदान कराती है। वित्तीय संस्था का मतलब ये होता है ऋण प्रदान करना। वो ब्याज पर देती है और कोई कम ब्याज लेता है, कोई ज़्यादा ब्याज लेता है, ठीक है। तो है क्या दोस्तों कि आपने क्या सुना कि राज्य में वित्तीय संस्थाएं कितनी प्रकार की होती है, आप सिर्फ इतना ही रखेंगे, 2 प्रकार की होती है। और दूसरा क्या दोस्तों कि पहला कौन होता है, गैर संस्थागत, और दूसरा क्या होता है, संस्थागत। पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गैर संस्थागत के बारे में। ये VVI है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आते हैं। तो गैर संस्थागत के बारे में आप लिखेंगे कि ये आपका गैर संस्थागत एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है जिसमें क्या आते हैं दोस्तों, तो महाजन आते हैं। फिर आपका इसमें सेठ साहूकार आते हैं, सेठ साहूकार आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं दोस्तों, ठीक है, व्यापारी भी आते हैं, और क्या दोस्तों, तो रिश्तेदार एवं अन्य आते हैं। तो आपने इस गैर संस्थागत के बारे में आप पूरा अच्छे से जान लेते हैं। हमने आपको बताया क्या कि वैसे गैर संस्थागत किसे कहा जाएगा,
तो गैर संस्थागत एक राज्य में वित्तीय संस्था होती है जो ऋण प्रदान करती है। जो क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। अब लिख सकते हैं कि गैर संस्थागत एक राज्य में वित्तीय संस्था है। राज्य में क्या दोस्तों? वित्तीय संस्था है जो ऋण प्रदान करवाती है। जो क्या करती है? ऋण प्रदान करवाती है। बस अब लिख लीजिएगा। अब इसमें पहला है महाजन। अब फिर देखेंगे आप गैर संस्थागत के निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, कौन कौन है? पहला है महाजन, दूसरा सेठ साहूकार, और तीसरा व्यापारी, और चौथा रिश्तेदार एवं अन्य। तो पहला आप हेडिंग बनाकर आप उसमें लिख सकते हैं अभी बात को, पहले इससे लिखने के बाद कि महाजन क्या होता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि गांव देहात में कि ये मतलब ये महाजन है जिनसे हमने 10 रुपया पर ब्याज लेकर आया है। तो महाजन क्या करते हैं कि मतलब सोना चांदी या कुछ मतलब बेचते हैं, वो भी व्यापार के यही काम करते हैं। तो महाजन क्या होता है कि मतलब वो कुछ पैसे पर ब्याज पर दूसरे व्यक्तियों को ऋण देता है। ठीक है, और इस प्रकार वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सेठ साहूकार होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि जो सेठ साहूकार होते हैं ये भी अपने पूंजी को क्या करते हैं कि दूसरे को ऋण के रूप में मतलब ब्याज पर उसको ऋण देते हैं। फिर व्यापारी जो भी क्या होता है, व्यापारी भी व्यापार करता है और उससे फिर उसको जो मुनाफा होता है उससे एक सेविंग में रखता है, और फिर जब कोई उससे अगर कर्ज लेने के लिए जाता है तो वो बोलता है कि इतने कर्ज पर आप इससे मेरे से ब्याज ले सकते हैं, और इसके लिए वो एक कागज़ बनवा लेता है। रिश्तेदार एवं अन्य, तो ये भी क्या करते दोस्तों कि वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे शादी है तो आप मतलब मामा जी से 2 लाख मांगते हैं, फिर फलाना से मतलब 2 लाख मांगते हैं, मित्र से 10,000 मांगते हैं, किसी मित्र से 2,000 मांगते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से आप लोग उसको पैसा को मानते हैं। तो रिश्तेदार एवं अन्य लोग भी क्या करते हैं? वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय सहायता मतलब कर्ज को देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको गैर संस्थागत वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार रिकॉल फिर से करते हैं। मैंने आपको बताया कि राज्य में वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है, एक गैर संस्थागत और एक संस्थागत होती है। गैर संस्थागत किसे कहा जाता है? तो वैसी वित्तीय संस्थाएं जो राज्य में काम करती है उसे गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कहा जाता है, और इसके अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार अन्य आते हैं। महाजन का काम होता है कि ये महाजन जो है मतलब सोना चांदी जो बेचते हैं, ठीक है, और या दुकान पे मतलब कपड़ा उपड़ा बेचते हैं, और वो उनसे पूंजी कमाते हैं और उस पूंजी को किसी दूसरे व्यक्ति को ब्याज पर देते हैं। सेठ साहूकार भी यही कार्य करते हैं। सेठ साहूकार के पास पूंजी अपना होता है और उस पूंजी का मतलब ब्याज पर किसी दूसरे को देते हैं। फिर व्यापारी भी क्या करते हैं? व्यापार के बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं और व्यापार के द्वारा फिर मतलब जो पैसा मिलता है तो फिर उसे ब्याज पर किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता देते हैं। रिश्तेदार और अन्य भी मतलब वित्तीय सहायता करते हैं। अब है दोस्तों संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। तो संस्थागत वित्तीय संस्थाएं में आप याद रखेंगे मतलब वही डिफिनीशन आप दोनों का सेम लिखेंगे कि संस्थागत वित्तीय संस्था राज्य में वित्तीय संस्था है। राज्य में वित्तीय संस्था है जो आपका है क्या? ऋण प्रदान करती है। जो कहते हैं ऋण प्रदान करती है, और ये आपका जो है इसमें एक कागज़ रहता है कि हाँ आपको इतना देना है तो देना है, क्योंकि मतलब इसका सारा जो है डिजिटल वर्क होता है। लेकिन इसमें आपके डिजिटल वर्क नहीं होते, इसमें हाथ से लिखकर दिए जाते हैं। आप डिफरेंट इसमें देख सकते हैं, इसमें डिजिटल वर्क नहीं होता है लेकिन इसमें डिजिटल वर्क होते हैं। मतलब इसमें आप पैसा जब लेने जाते हैं तो आपको बस ऐसे ही मतलब महाजन से बोलते हैं 10,000 देने के लिए, वो 10,000 आपको दे देता है। अगर आपको पहचान रहता है उस हिसाब से 10,000 आपको देता है, फिर आप उसको 10,000 के बदले में 11,000 लौटा देते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसी नहीं है। इसमें आपको लेने से पहले आपको मतलब पहले कागज़ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगी और फिर उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें आप याद रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, पहला इसमें याद रखेंगे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे पीछे क्लास की वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रीय जो बैंक है, और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण में जो आप बैंकें होती है उसे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कहलाती है। ग्राम में जो बैंकें होती है वो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कहलाती है, और ये व्यक्तियों को कुछ ब्याज पर लोन देने का कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की अगर संख्या की बात करें तो अभी कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों की संख्या जो है 196 है, मतलब 196 है। कितना है दोस्तों? 196 है। याद रखिएगा, कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रों की जो आपकी बैंकों की संख्या है वो कितना है? तो 196 है। कितना दोस्तों? 196 है। और दूसरा आप याद रखेंगे सहकारी बैंक। क्या दोस्तों? सहकारी बैंक। तो मैंने अभी आपको जस्ट सहकारी बैंक के बारे में बताया था कि सहकारी बैंक क्या होता है। ठीक है,
और सहकारी बैंकों में सहकारिता पर हस्ताक्षर जो है वो कब हुआ था दोस्तों? तो 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, सहकारी बैंकों में सहकारिता पर जो आपका है क्या बैठक में हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1919 में हुआ था। तीसरा जो है हमारा दोस्तों व्यावसायिक बैंक है, और सहकारी बैंकों की संख्या मैंने आपको बताया कितना? 25। सहकारी बैंक, कार्यरत सहकारी बैंक कितने हैं? तो 25 हैं। अब दोस्तों आपका है क्या कि व्यावसायिक बैंक। तीसरा क्या है? व्यावसायिक बैंक। ठीक है, व्यावसायिक बैंक। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो अब हमारा टॉपिक है व्यावसायिक बैंकों के बारे में दोस्तों, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बहुतों बार ये पूछा गया है व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या है, मतलब व्यावसायिक में ज़्यादातर कार्य पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप व्यावसायिक बैंक के बारे में पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका कार्य लिखेंगे, क्या कि व्यावसायिक बैंक होता क्या है। ठीक है दोस्तों, 5 अंक पूछ जाते हैं। तो आपको देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका है क्या व्यावसायिक बैंक जो है किसे कहा जाएगा? पहली बात ये है, तो वैसी बैंक जो व्यवसाय के स्तर पर कार्य करती है उसे व्यावसायिक बैंक कहते हैं। क्या सुना? और इसकी प्रधानता है दोस्तों, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, मतलब व्यावसायिक बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो आपने क्या, आप देखिए इसका जो आपका है क्या कि बैंकों पर, देश में बैंकों पर जो समाजीकरण की जो नीति था वो आपका 1968 में था, और फिर इन बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1959, एक साल बाद 1969 में हुआ। ठीक है, और आपका उसके बाद दोस्तों कि व्यावसायिक बैंकों का अनेक कार्य हैं दोस्तों। चलिए, मतलब ऋण देने का काम करती है, जमा राशि को स्वीकार करने का काम करती है, फिर एजेंसी संबंधियाँ भी कार्य करती है। चलिए दोस्तों, देने करते स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए है क्या कि देश में बैंकों पर समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण नीति। तो देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण जो नीति है वो कब लागू हुआ भाई साहब? तो 1968 में। 1968 में लागू हुआ। देश में बैंकों पर समाजीकरण की नीति 1968 में लागू हुआ, और इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ हमारे मित्र? तो 1 साल बाद हुआ, मतलब 1900 कितना में हो जाएगा? 69 में। कितना हुआ दोस्तों? 1969 में हुआ। तो आपने क्या सुना कि आपका है क्या व्यावसायिक बैंक, जिससे व्यवसाय के स्तर पर काम किया जाता है, और देश में ये बैंकों के लिए प्रधानता होती है, और देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 में लागू हुआ, और इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ मित्र? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में हुआ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में हुआ। अभी व्यावसायिक बैंकों के कार्य को देख लेते हैं। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। तो आपने देखा कि आप देशों में सामाजिक नियंत्रण जो नीति है वो 1968 में, और जो आपका है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में हुआ। अब इसके कार्य को देखते हैं कि इसके कार्य क्या है दोस्तों। पहला काम है इसका कि जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को क्या करना? स्वीकार करना। ठीक है, मतलब कैश डिपॉजिट करना, कैश का एक्सपेक्ट करना दोस्तों। जमा राशि को स्वीकार करना में, अब इसमें आप भी लिख सकते हैं डैश देकर कि कोई व्यक्ति व्यावसायिक बैंकों के पास जाता है, उसके बाद उसे एक फॉर्म दिए जाते हैं, और उस फॉर्म पर क्या करता है? वो पैसा को लिखता है कि कितना रुपया, मतलब 10,000 जमा करना है, तो 10,000 उस पर पैसा मेन लिखता है, 10,000 हो गया। उसमें फिर 100 रुपया के जितने नोट है 100 रुपया लिखता है, 50 रुपये जितने नोट होते हैं 50 रुपया लिखता है, 5 रुपये जितने नोट होते हैं 5 रुपया लिखता है। और इसके बाद फिर वो बैंक को देता है, तो बैंक उससे एक बार काउंटिंग करती है, और फिर उसे जमा राशि को स्वीकार कर लेती है, और फिर उसके बदले में डिजिटल एक पेपर को देती है कि हाँ आपका वो प्रूफ है कि उसमें आपने जमा किया है। तो उम्मीद करता हूँ जमा राशि को स्वीकार करने वाली बात जो है समझ में आ गई होगी। आप खुद बैंक जाते होंगे तो देखे होंगे कि आप क्या करते हैं कि बैंक एक आपको फॉर्म देती है। ठीक है, बैंक आपको क्या करते हैं, व्यावसायिक बैंक जो भी बड़े बैंक होती है आपको एक फॉर्म आती है, और उस फॉर्म पर आप पैसा भरते हैं,
अपना नाम भरते हैं और उसमें फिर आपने कितना 100 रुपये का नोट कितना डाला है ये देखते हैं, 1000 का कितना डाले हैं आप ये देखते हैं, 500 का कितना डाले हैं ये लिखते हैं। फिर उसके बाद जो खुला होता है उसको भी लिखते हैं। उसके बाद फिर आप उससे पर्ची के साथ आप पैसा को देते हैं। तो जो आपके बैंक अकाउंट मैनेजर होते हैं उस बैंक को क्या करते हैं, पैसे को मिलाते हैं और फिर उसके बाद अब उस रसीद को देखते हैं, उस रसीद के हिसाब से अपना डिजिटल वर्क करते हैं और फिर उससे स्वीकार कर लेते हैं पैसा को और फिर उसके बाद में आपको डिजिटल रसीद को देते हैं। तो ये भी बात आप इसमें को लिख सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना का मतलब ये है दोस्तों कि कर्ज देना। तो बैंकें क्या करती है कि आपको इस ऋण प्रदान करने के लिए भी इसमें भी क्या कहता है कि आपसे एक ड्राफ्ट पर मतलब एक पेपर पर क्या कहता है, मतलब एक फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म को आपसे फिलअप करवाया जाता है और उसके हिसाब से आपको मतलब बैंक क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट पर मतलब कुछ ब्याज पर हमें ऋण प्रदान देती है, मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कि आपको है क्या कि आपको गौशाला खोलना है, तो गौशाला खोलने के लिए आप क्या करेंगे, बैंकों के पास पहले आप बताएंगे कि हाँ मुझे गौशाला खोलना है, इसके लिए मुझे लोन चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसे आप फिल करेंगे। क्या करेंगे आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपसे मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सही होता है तो इसके उस हिसाब से आपको जो लोन है दे दिया जाता है कुछ ब्याज पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऋण प्रदान करने वाली बात जो भी समझ में आ गई होगी। तीसरी बात है दोस्तों ऋण प्रदान करना। इसके बाद है आपका एजेंसी संबंधित कार्य भी देखती है। एजेंसी संबंधित कार्य, तो एजेंसी संबंधित कार्यों में आप देखते होंगे मतलब बहुत सारे गाड़ियों का कोई भी एजेंसी है तो उसमें जो आपका उनका एजेंसी है जो बैंकों के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है, और वो मतलब गाड़ी को देखती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें गाड़ियों की एजेंसी मतलब बहुत सारी एजेंसियां जो है वो बैंकों से कनेक्टेड आती है और वो बैंक ही इनका एजेंसियों का कार्य देखता है। जैसे आप उदाहरण के आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि होंडा कंपनी है, बाइक की होंडा कंपनी है और वो होंडा कंपनी का जो एजेंसी होगा उसका जितना भी मतलब आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग जो होगा मतलब जितना भी इनकम होगा उसका जो मतलब सोर्स है वो कौन देखती है, तो व्यावसायिक बैंक ही उसका कार्य करती है। तो व्यावसायिक बैंकों का कार्य आपको समझ में आ गया होगा कि व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या होते हैं। अब दोस्तों व्यावसायिक बैंकों के कार्य में भी जमा राशि का स्वीकार करने में बहुत तरह की जमा राशि होती है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। आइए अब समझते हैं ये जो जमा राशि है वो कितने तरह का होती है। तो 4 तरह का होता है। व्यावसायिक बैंकों को जो जमा राशि स्वीकार करना है वो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो ये भी व्यावसायिक बैंकों के कार्य में भी आप लिखेंगे, ठीक है। 5 नंबर के पॉइंट आते हैं। जमा राशि को स्वीकार करना। स्वीकार करना जो है ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है तो देखिए, एक होता है अस्थाई जमा। अस्थाई मतलब जमा का मतलब है फिक्स, क्या दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हैं, कहीं मतलब आपने सुना होगा कि LIC हमने फिक्स कर दिया है, वो 10 साल बाद हमें इतना रुपया मिलेगा, ठीक है, तो फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरी बात आपका है संचयी जमा। संचयी जमा पहले नाम सुन लीजिए। तीसरी होता है आपका चालू जमा। चालू जमा। और चौथा जो होता है आवर्त जमा, रिकरिंग जमा। तो आपने पहले जमा को राशि को याद कर लीजिए। जमा राशि कितने तक स्वीकार की जाती है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अस्थाई, संचयी, चालू और क्या दोस्तों, आवर्त। अस्थाई को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। संचयी का दोस्तों सेविंग, सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। चालू को करेंट, करेंट डिपॉजिट बोलते हैं। और आवर्त को रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। रिकरिंग रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है।
अब दोस्तों आपने हाई क्या कि देखिए जो आपका ये जो अस्थाई जमा है तो इसमें आपने फिक्स पैसों को फिक्स कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें निकासी नहीं होती है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ही निकासी होता है, तो उसमें आपको ब्याज नहीं मिलता, इसमें आपको ब्याज ही मिलता है। संचयी जमा मतलब सेविंग करेंट, मतलब आप इसमें बचत खाता की जो आप नाम सुनते हैं वो आपका सेविंग करेंट होता है। फिर चालू जमा मतलब इसमें हम लोग पैसा को डालते हैं और फिर जितना निकालते हैं, पैसा डालते हैं निकालते हैं, ये आपका हो गया। फिर आपका है क्या आवर्त जमा, तो आवर्त जमा जो है दोस्तों इसमें आपका इंश्योरेंस जैसा चीज़ें कराई जाती है। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप पर महीना 300 रुपया दीजिए और फिर आपको 60 साल के बाद या मतलब इतना 70 साल के बाद आपको क्या किया 500 रुपया या 5000 महीना या 6000 महीना आपको पेंशन दिया जाएगा। तो ये सब जो है आपके आवर्ती जमा में आते हैं, ठीक है, और इसमें आपको हर महीना ही भरना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका ये जो है व्यावसायिक बैंकों का कार्य जो है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक है स्वयं सहायता समूह, और ये भी बहुतों बार पूछे जाने वाला सवाल है बिहार बोर्ड में क्लास 10th में। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो स्वयं सहायता समूह दोस्तों ये 15 से 20 लोगों का समूह होता है। 15 से क्या होता है 20 लोगों का समूह होता है जो किसी बैंक से क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं, मतलब ऋण ले लेते हैं और फिर कोई व्यवसाय का काम करते हैं। कोई व्यवसाय का क्या करते हैं दोस्तों काम करते हैं और उस पर जो मुनाफा आता है वो अपने में बांट लेते हैं। अब इसमें आपको मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है कि 15 से 20 लोगों का ये समूह होता है। 15 से 20 लोगों का समूह होता है जो बैंकों से लोन लेकर या ऋण लेकर क्या करते हैं कि कोई व्यापार करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं और उसके बाद जो भी मुनाफा होता है वो बांट लेते हैं। यह मुनाफा जो है दोस्तों कितना हो सकता है, तो आप याद रखेंगे कि यह मुनाफा जो है 25 रुपया से लेकर 100 रुपया तक या इससे अधिक हो सकता है। 25 रुपया से लेकर जो है 100 रुपया तक या इससे भी अधिक हो सकती है, ठीक है। मुनाफा कितना हो सकता है तो 25 रुपये से लेकर 100 रुपया या इससे अधिक भी हो सकता है। फिर दोस्तों कि ये इस ग्रुप में अगर आपको जाना है तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो आपका है, आपको पता है कि बिहार जो एक पिछड़ा राज्य है और बिहार में एक नवादा जिला है जो भी बहुत ज़्यादा गरीब, मतलब बाढ़ आने के कारण वहाँ पे महिलाएं जो थी या जो वो भी मेल थे वो बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 20 महिलाएं कलेक्ट हुई। 20 महिलाएं क्या हुई इकट्ठा हुई, पावर ऑफ आप बोल सकते हैं नारी, ठीक है। 20 महिलाएं कलेक्ट हुई और उसके बाद उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से PNB पंजाब नेशनल बैंकों से उन्होंने क्या किया कि 15,000 रुपया का लोन लिया, ऋण लिया, और उस ऋण को लेने के बाद उन्होंने टुकड़ी बनाने का काम किया। बांसों से क्या किया टुकड़ी बनाने का काम किया। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि लोग क्या बहुत सारी औरतें हैं और ये औरतें क्या करें टुकड़ी बनाने का काम करती हैं। और टुकड़ी बनाने के बाद जब उन्होंने बेचा मार्केट में तो उन्हें क्या हुआ कि फ़ायदा हुआ और वो प्रत्येक 20 महिलाओं को मिनिमम जो है 25 रुपया का, आप कहें दोस्तों कि 300 रुपया का प्रत्येक महिलाओं को लाभ हुआ था। तो ये सारी बात आप इसमें स्वयं सहायता समूह में लिख सकते हैं और स्वयं सहायता समूह से दूसरों को मदद भी किया जा सकता है।